डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, या टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको याद है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है? 4 तरह की। कौन कौन सी ईशा? बोलो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम डेल्टा RLBP, शाबाश, या RLBP, हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, RLBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें कम से कम यहाँ डिस्कस करनी है आज। ओके, ओजोन होल, ये पलक पूछ रही थी ओजोन होल क्या होता है। हमने देखा कि ओजोन NO के साथ या CFC के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे O2 में बदल रही है, राइट। NO रेडिकल और Cl रेडिकल के साथ मिलकर, Cl रेडिकल कहां से आया? CFC से। उस रेडिकल के साथ रिएक्शन करके O3 O2 में बदल रही है। मतलब एक पर्टिकुलर जगह है जहां O3 O2 में कन्वर्ट हो रही है, राइट, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो वहां पे ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो गई, ओजोन का अमाउंट कम हो गया, तो इसे ओजोन होल कहते हैं। इसे ओजोन होल कहते हैं। ओजोन होल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह O3 रिएक्ट कर रही है किसके साथ? NO और Cl रेडिकल के साथ, और ओजोन रिएक्ट करके O2 में बदल रही है, राइट। इसे वहां धीरे धीरे ओजोन कम हो रही है, इसकी वजह से सारी यूवी रेज नीचे आ रही है, या यूवी रेज का बहुत सारा अमाउंट नीचे आ रहा है। तो हम इसे ओजोन होल कहते हैं, उस जगह को जो यूवी को नहीं रोक रही है। पलक ने पूछा था ये सवाल कि ओजोन होल क्या है। ओके, दोबारा देख लो एक बार जल्दी से। जैसे ये हमारी अर्थ है, राइट, ये चारों तरफ ओजोन लेयर है, 23 से 30 किलोमीटर तक, सॉरी, स्ट्रेटोस्फीयर में ये मिलती है आपको। ओके, वहां पे एक जगह ऐसी है जहां पे ओजोन O3 रिएक्ट करके O2 में बदल गया, मतलब वहां ओजोन नहीं है, राइट, या अगर है तो बहुत कम अमाउंट में है। ओके, तो इस हिस्से को हम ओजोन होल कह रहे हैं, ठीक है जी। मुस्कान जी देखिए, गुड़िया आगे देखिए। यस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मुस्कान यादव, समझना इसे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मुस्कान, अगर आप इस नाम से कुछ इंटरप्रेट कर पाओ तो क्या करोगे? जैसे आपसे कोई कहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपके हिसाब से, तो आप क्या बोलोगे? मुस्कान हमारी बात सुन ही नहीं रही। कोई बच्चा और बताना चाहे कि सर इस बात से, तरुण, पारस, सचिन, परमजीत, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, डिप्रेस हो जाना, राइट, पारस, कम हो जाना, जितना था उतना नहीं रहा क्योंकि आपने कुछ ऐड कर दिया उसमें। ओके, तो इसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर आप में से किसी ने टाइटैनिक मूवी देखी हो, तो टाइटैनिक में एक्ट्रेस का नाम होता है रोज, और वो जो हीरो है, जो पहली बार मिलते हैं, तो जो रोज है वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, राइट, ये 4वीं को याद है। ओके, तो वो हीरो कहता है पानी में मत कूदना, पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई चीज, स्पेशली पानी, बर्फ से ज्यादा ठंडा कैसे होगा? वो तो जम जाएगा अगर इतना ठंडा हो गया तो आप यहां से आपको पता लगेगा ऐसा कैसे पॉसिबल है, राइट। कैसे वो जैक डोर्सी नाम था शायद उसका, जैक रोज से कहता है पानी में मत कूदना, पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। कैसे समुद्र का पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो सकता है? देखिए बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आई कमी। फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है सपना। फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, तनिष्का, एक हिमांशी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, राइट, जो चीज पहले इतने पे जम रही थी, अब मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था पानी, अब वो -4 पे जमने लगा, तो जो ये कम हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ये कितना कम होगा
फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस सब्सटेंस में, उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्वेंट में, उस पानी में, थोड़ी देर के लिए अगर माने तो पानी में आपने सोल्यूट कितना ऐड किया है, राइट, कितना ऐड किया है। जरा समझिए इस बात को, समझना जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अमाउंट पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे। सर मतलब क्या है इस बात का? जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, राइट, या ये मानते हैं 2 गिलास पानी लिया, एक में हमने इसमें कोई चीज ऐड कर दी। हाँ बोलो सब, सॉरी, हाँ मैं सपना रिकॉर्ड तो कर रहा हूं गुड़िया, बट टेक्निकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, बट मैं कर रहा हूं फिर भी कर रहा हूं। या गुड़िया आराम करो, कोई बात नहीं। अरे बच्चों अगर तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, 10-15 दिन बाद चीजें नॉर्मल होए तो आप मेरे घर आ जाना फिर पढ़ने, जब तक स्कूल ना खुले। ज्यादा 1-1.5 महीने की बात है, स्कूल खुल ही जाएंगे वैसे, राइट। अब तक तो हालात ऐसे नहीं लग रहे, बट आशावादी इंसान। सपना जी आराम कीजिए आप गुड़िया, ओके। और फोन करके पूछना कोई चीज समझ में ना आए तो। अब यहाँ देखो, आपने 2 गिलास पानी लिया, एक में एक पानी में आपने सपोज चीनी डाल दी और दोनों को फ्रीज में रख दिया जमने के लिए। फ्रीजर में रख दिया कि वो जम जाए। मीनाक्षी, मुस्कान, मानसी, ये जम जाए। या तो आपने दोनों को फ्रीज में रख दिया, आपने बीच में चेक करते रहे, बीच में जाकर चेक करते रहे, तो आपने जाकर चेक किया, ये तो जम गया, ये नहीं जमा, सॉलिडिफाई नहीं हुआ, फ्रीज नहीं हुआ। जबकि फ्रीज ने तो कोई भेदभाव नहीं किया था, बराबर फ्रीजर का टेम्परेचर तो दोनों के लिए एक जैसा था, राइट। तो मान लेते हैं उस टाइम इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, इसका भी 0 था, राइट, दोनों का टेम्परेचर अंदर से 0 था, बट ये जम गया, ये नहीं जमा, राइट। आप थोड़ी देर बाद आए, इसका टेम्परेचर हुआ -1, ये फिर भी नहीं जमा, फिर हुआ -2 और -2 पर जाकर ये जम गया, -2 पर जाकर जमा। तो वही पानी जो 0 पे जमा, चीनी डालने के बाद वो -2 पे जमा। तो जल्दी से बताओ डिप्रेशन कितने का है? 2 डिग्री सेल्सियस का। कोई -2 नहीं बोलेगा, ईशा -2 नहीं बोलना है, 4 भी, कोई भी -2 नहीं, पारस, तरुण -2 नहीं, 2 का। कितने का चेंज आया? सर 2 डिग्री सेल्सियस घट गया। क्योंकि जब आप बोलते हो 2 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन आ गया, घट गया, तो इस घटने में माइनस शामिल है। कितने की कमी आई? 2 की कमी आई, राइट। अच्छा, एक ने उसके साथ ही पानी लिया था और चीनी भी डाली थी उसने, उसका -4 का आया। बताओ ऐसा क्यों हुआ? वो -4 का नहीं आया, -4 पे जमा, उसका डिप्रेशन 4 का आया। बताओ इन दोनों में किस चीज का फर्क होगा? नंबर ऑफ मोल्स का। इसने चीनी ज्यादा डाली, इसकी वजह से जो डिप्रेशन है वो ज्यादा आया यहां, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, वंशिका बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक पानी में आपने नमक डाला, सोचिए ना, वो उबल जल्दी रहा है। उबलते टाइम बोला मुझे और गर्म करो, मैं तब उबलूंगा। जमते टाइम बोला मुझे और ठंडा करो, मैं तब जमूंगा। मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस है। हमने उस पानी में चीनी डाल दी, तो जमते टाइम बोला मुझे और ठंडा करो, उबलते टाइम बोला मुझे और ज्यादा गर्म करो, मैं तब उबलूंगा, राइट। तो गैप कितना बढ़ गया? तो देखिए, अगर आप पानी में सोल्यूट डालते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो ना तो वो जमता जल्दी है नहीं, मतलब क्या है इस बात का? वो कहेगा मुझे और ठंडा करो, मैं तब जमूंगा। ना वो उबलता जल्दी है। उबलते टाइम क्या बोला मीनाक्षी? उबलते टाइम क्या बोला गुड़िया? उबलते टाइम क्या बोला? मुझे ज्यादा टेम्परेचर दो, मैं तब उबलूंगा। ना वो जमा जल्दी, ना वो उबला जल्दी, राइट। जमने के लिए उसे और ठंडा करना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला गया उसका, और कम टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज होगा। उबलते टाइम बोला मुझे और उबालो, एलिवेट हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ओके जी, इसको आप एक ग्राफ के थ्रू समझिए बच्चों, ग्राफ के थ्रू। चिंकी ग्राफ के थ्रू समझिए इसे। चिंकी जवाब देगी इसका। अंशु, चिंकी, भूमिका, मानसी, वंशिका, पन्नू, गरिमा, राइट, महक, चंचल, महक रंगा तो जा चुकी है हमारी जिंदगी से। ओके चलिए आगे चलते हैं।
हमारे सेक्शन से, सॉरी। ये हमारे पास है वेपर प्रेशर, राइट। ये है हमारे पास क्या, ये क्या है बच्चों इस साइड, बोल दो यार, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, टेम्परेचर, टेम्परेचर लिया है, राइट। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर। आप गलत नहीं बोल रहे, नंबर ऑफ मोल्स और वेपर प्रेशर का भी रिलेशन है। मोल बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है बच्चों। चलिए शाबाश बच्चों, शाबाश। चलिए चलिए जी, ये हमारे पास मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। वीडियो अगर कहीं पे रुक जाए, ग्लिच आ जाए, राइट, तो प्लीज ये सोच के नहीं बैठना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं, अब तो लेक्चर गया, ऐसा मत सोचना, अच्छे से समझना। कशिश ध्यान से सुनना गुड़िया। मान लो ये हमारे पास एक सोलवेंट है, सोलवेंट, राइट, पानी है, प्योर पानी है, प्योर पानी है, प्योर पानी है, प्योर वाटर पानी है। इस टेम्परेचर पे इस पानी का वेपर प्रेशर इतना था, मान लेते हैं, ये पॉइंट पे लगा रहा है। पॉइंट क्या है, जब टेम्परेचर इतना था तो वेपर प्रेशर इतना था, मान लिया, ठीक है। जब टेम्परेचर इतना था तो क्रिश वेपर प्रेशर इतना था। क्रिश भाई देखो यहां, जैसे जैसे हम इसे ठंडा करेंगे, जैसे जैसे हम इसे ठंडा करेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेंगे या घटेंगे? क्रिश जैसे जैसे, परमजीत राव, जैसे जैसे हम इस पानी को, परमजीत अभी आया है, सुन मेरी बात, मैं क्या पूछ रहा हूं, पानी था, पानी को जब हम ठंडा करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेंगे या घटेंगे? शाबाश परमजीत। बढ़ेगा कैसे यार? वेपर प्रेशर क्या होते हैं, वेपर जब ज्यादा बने तो अगर आप किसी चीज को ठंडा करते हो, किसी चीज को ठंडा करते हो तो वेपर, हाँ, तो वेपर प्रेशर कम होंगे। यस, तो हमने टेम्परेचर कम किया तो वेपर प्रेशर कम हुआ। यानी मैं जब एक्स एक्सिस पे इस साइड आ रहा हूं तो वाई एक्सिस पे मैं नीचे जा रहा हूं, तो ग्राफ इस साइड आऊंगा, इस साइड आऊंगा तो इस साइड नीचे जाऊंगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम किया वेपर प्रेशर कम होने लगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना था, टेम्परेचर कम कर दिया, कम हो गया, राइट। आगे आते रहे आते रहे आते रहे, यहां पर आकर ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आया। मानसी, ये चेंज किसको दर्शा रहा है? टेम्परेचर घटाया वेपर प्रेशर घटा, टेम्परेचर घटाया वेपर प्रेशर घटा, अचानक से हमें झटका लगा और ग्राफ बदल गया। बताओ क्यों? ग्राफ में कुछ चेंज देखने को मिले। शाबाश गुड़िया। वेपर प्रेशर, आप कह सकते हो उसके सॉलिड स्टेट, या गुड़िया, ये भी बात सही है। मानसी, ईशा, शाबाश गुड़िया। और कोई बोलना चाहेगा? यहां पे क्या हुआ कि ग्राफ बदल गया? पलक, कुछ बताओ। स्टेट चेंज हो गई। पलक कुछ बोल रहे हो आप? गुड़िया नहीं बोल रहे, ओके। देखिए, टेम्परेचर घटा, वेपर प्रेशर घटा, जैसे हम यहां पहुंचे उसकी स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज होने का मतलब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ग्राफ एकदम स्मूथ चल रहा था क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो ग्राफ, वो लाइन। अचानक से ग्राफ बदला सचिन, क्यों? क्योंकि स्टेट बदल गई, और एक नई स्टेट का मतलब ग्राफ में हमें बदलाव देखने को मिला। इसका सीधा मतलब ये है कि जो ये पॉइंट है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट को दर्शा रहा है। इसकी ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? जैसे ही उसने अपनी स्टेट चेंज की, मतलब वो लिक्विड से सॉलिड में बदल गया, और जैसे ही वो सॉलिड में बदला उसका ग्राफ बदला। तो जिस पॉइंट पर जाकर ग्राफ बदला है, हमने कहा यही उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। नहीं आया समझ में? पलक, ग्राफ ऐसा चल रहा था, वंशिका ग्राफ ऐसे चल रहा था, अचानक से बदल गया। क्यों बदल गया वंशिका? क्यों बदल गया? आर्यमान, कृष्ण मक्कर, कोई तो बोलो, ग्राफ क्यों बदल गया? ग्राफ क्यों बदल गया? आर्यन बोलो, आर्यन। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा भाई साहब, बोल नहीं रहे तो मजा कैसे आएगा? ओके, ये यहां से गए, ये अचानक से ग्राफ बदला क्यों? पारस, ग्राफ बदला क्यों?
स्टेट चेंज हो गई। ये लाइन किसको दिखा रही थी यहां तक, ये ग्राफ लिक्विड को, ये सॉलिड को, सॉलिड सॉल्वेंट को। इस पॉइंट पे हमें चेंज देखने को मिला, मतलब इस पॉइंट पे वो लिक्विड से सॉलिड में बदला है। इसका मतलब ये पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है ना। नहीं समझ में आया? हाँ बोलो, समझ में आया नहीं आया? इस पॉइंट पे उसने स्टेट बदली, तभी तो ग्राफ का बिहेवियर बदल गया। यस, ये सॉल्वेंट के लिए था, सॉल्वेंट के लिए। अब और दिमाग लगाना है, राइट? ये बॉयज में से कोई बच्चा बताएगा, बॉयज में से कोई बच्चा बताएगा, सुनना ध्यान से भाई साहब। हमने दोबारा से, ये ग्राफ बन गया, अब दोबारा से हम सॉल्वेंट को वहीं ले गए। कहां ले गए? इसी मतलब लिक्विड स्टेट में ले गए, सॉलिड से दोबारा से लिक्विड बना दिया। इसमें कोई सोल्यूट मिला दिया, सोल्यूट मिला दिया, सोल्यूट मिला दिया। चलिए ध्यान से देखना, सोल्यूट मिला दिया। अब सोल्यूट मिलाने पर उसका जो वेपर प्रेशर था, मुझे वो इतना ही करना है। मैं चाह रहा हूं उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, मैं चाहता हूं वेपर प्रेशर इतने ही हो जाए जितने स्टार्टिंग में सॉल्वेंट के थे। तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ए पॉइंट या टेम्परेचर घटाना पड़ेगा बी पॉइंट? बताइए। सवाल रिपीट करना है, मैं सवाल रिपीट करूंगा भाई साहब। बच्चों ध्यान से समझिए, हमने इसमें कुछ, दोबारा रिपीट करूं? शाबाश भाई साहब, बिल्कुल परमजीत सही कह रहे हैं। हमने इसमें सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट ऐड करते इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। बट हमसे कोई कहता है वेपर प्रेशर उतना ही करो जितना पहले सॉल्वेंट का था। हमने कहा यार ये तो कम हो गया। सामने वाला बोला भाई मुझे नहीं पता, वेपर प्रेशर उतना ही करो पारस जितना वो पहले था। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अब मुझे इसी पॉइंट पे वेपर प्रेशर कब मिलेगा? वेपर प्रेशर इतना ही कब होगा? ये वेपर प्रेशर इस साइड इतना कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। इस टाइम टेम्परेचर इतना है, तब वेपर प्रेशर इतना है, तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वेपर प्रेशर इतना होगा। तो ए पॉइंट सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? समझ में नहीं आई बात? अरे इस बार टेम्परेचर इतना है तब वेपर प्रेशर इतना है, पहले टेम्परेचर इतना था तब वेपर प्रेशर इतना था। कुछ समझ में नहीं आई ये बात? आगे चलिए। अच्छा ये बता दो, ये पॉइंट किसका है? मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जब हमने उसमें सोल्यूट डाल दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट सॉल्यूशन को दिखा रहा है। यस, नॉट फ्रीजिंग पॉइंट, नॉट फ्रीजिंग पॉइंट, नॉट ए फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो आएगा अभी आगे, राइट? ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को दिखा रहा है उस टेम्परेचर पर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। हालांकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ही है, राइट? बट हम उसको इनफॉर्मल वे में, इन जनरल वे में मैं कह सकता हूं कि वो सॉल्यूशन है फिलहाल, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है पर टेम्परेचर इस बार हमें ज्यादा करना पड़ा। अब फिर दोबारा से हमने इसे ठंडा करना स्टार्ट किया, दोबारा से वेपर प्रेशर कम हुए और तकरीबन यहां जाकर हमें ग्राफ में चेंज देखने को मिला। इसका मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ग्राफ तो स्मूथली चल रहा है यहां तक। ये फ्रीजिंग पॉइंट है। कुछ समझे या नहीं समझे? ये फ्रीजिंग पॉइंट है। मान लो मैं ये लिखूं 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो पहले जो 30 डिग्री सेल्सियस या 30 फारेनहाइट 30 पे जम रहा था, अब वो 25 पे जम रहा है। जो पहले 30 पे जम रहा था वो 25 पे जम रहा है, तो 5 का फर्क आया या नहीं? तो जो ये 5 का फर्क आया है, इसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सचिन अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, पूरा खेल ग्राफ के आसपास चलता है। एक बार दोबारा से देखो, अगर हम इसमें ज्यादा चीनी डालते, तरुण अगर हम इसमें ज्यादा चीनी डालते तो क्या होता है ये बताओ? अगर हम ज्यादा चीनी डालते तो क्या होता? हाँ, तो हमें और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता वेपर प्रेशर इतना करने के लिए, क्योंकि वेपर प्रेशर बहुत कम हो गए। और फिर दोबारा से जब हम ग्राफ बनाते तो ये और आगे जाकर मिलता और हम कहते फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया। कुछ समझे या नहीं समझे? ये है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ पे क्वेश्चन आएंगे। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो गैप है, बीच वाला गैप है, इसे हम डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। जो हम दिखा सकते हैं मोलैरिटी किसी को भी, तो हमने मोलैरिटी को चूज किया। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ज्यादा, इसका मतलब पारुल मोलैरिटी ज्यादा मतलब मोल ज्यादा। वंशिका पन्नू
अगर मोलैलिटी ज्यादा वंशिका तो मोल ज्यादा, मोल ज्यादा तो उतना ही ज्यादा डिप्रेशन आएगा। अगर नमक ज्यादा डाला, अगर नमक ज्यादा डाला तो डिप्रेशन और ज्यादा आएगा। कुछ समझ में नहीं आया आपको? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर आपको समझ में आ गई ये बात, ये रोड है, ये रोड है, कहां का रोड है? लद्दाख में है ये कोई रोड, राइट? लद्दाख में बर्फ गिरी, बर्फ गिरी, बर्फ गिरी, बर्फ गिरी और बर्फ जम गई, रोड जाम हो गया, रोड जाम हो गया। रोड साफ करने वाले आते हैं, सबसे पहले इस पे नमक बिछा देते हैं, नमक बिछा देते हैं। तो वंशिका गैस करो, नमक बिछाने का क्या फायदा होगा, नमक डालने का क्या फायदा होगा? वंशिका, नमक डालने का क्या फायदा है? क्यों मेल्ट हो जाएगी वो वंशिका? नहीं, सोल्ट डालने से, सोल्ट डालने से, हाँ सोल्ट डालने से। वंशिका आपने जो कहा वो भी गलत बात नहीं है, उसका वेपर प्रेशर पे ही असर पड़ा है वैसे। ओके, सोल्ट डालने से सही कह रहे हो वंशिका, मानसी आपने तो कुछ ज्यादा ही सही कहा है। सोल्ट डालने से वो बोला मैं अब कम टेम्परेचर पे जमूंगा। वो कौन? साफ करने वाला नहीं, बर्फ बोली मुझे कम टेम्परेचर चाहिए, मैं तब जमूंगी, क्योंकि मेरा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया। हमने कहा यार कमाल कर रही, बोला आप लोगों ने नमक ऐड किया है, नमक बिखेर दिया, नमक घुल गया, अब मैं कम टेम्परेचर पे जमूंगी। आसपास का टेम्परेचर कम है पर मुझे जमाने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगेगी। कुछ समझ में नहीं आई आपको ये बात है? ओके, नमक डालने पर बर्फ क्या बोली? नमक डालने पर बर्फ क्या बोली? ये पानी क्या बोला? जमूंगी, और आसपास का टेम्परेचर इतना कम नहीं है जो मुझे जमा सके, हाँ तो मैं पिघल कर बह जाऊंगी, राइट? नमक डाला, बात नहीं बनी, अब बताओ क्या करोगे आप? नमक डाला, बात नहीं बनी, बताओ क्या करोगे? और नमक डालेंगे, भूमिका और नमक डालेंगे, हिमांशी और नमक डालेंगे, शिवानी और नमक डालेंगे। क्यों तनिष्ठा? क्योंकि ज्यादा नमक होगा तो डिप्रेशन ज्यादा आएगा। चंचल, दोनों चंचलें सुनो, अगर हम ज्यादा नमक डालेंगे तो डिप्रेशन ज्यादा आएगा, तब कहीं जाकर बर्फ कहिए नहीं भाई अब मैं मेरे लायक नहीं है ये टेम्परेचर जो मुझे जमा सके, मुझे तो बहुत कम पे जमना है, तो वो जल्दी पिघल जाएंगी। ज्यादा नमक डालोगे उतना ही डिप्रेशन ज्यादा आएगा, राइट? और जल्दी पिघलेगी बर्फ। ओके, एक सवाल का जवाब आपको देना है। जो आइसक्रीम वाले हैं, आइसक्रीम बनाते टाइम वो बर्फ में नमक डालते हैं, बर्फ में नमक डालते हैं जहां पे वो जमती है। जैसे कुल्फी अगर आपने खाई हो तो कुल्फी में वो लिक्विड दूध वगैरह डाल के उसको बर्फ में ठूस देते हैं और बर्फ में नमक डाल के रखते हैं, राइट? तो वहां पे नमक, ताकि ईशा नहीं गुड़िया, कोन में से निकल नहीं जाए, बर्फ डालने से वो जल्दी जमती है, जल्दी जमती है कुल्फी। बताओ क्यों? हाँ भूमिका बोलो। वो आइसक्रीम वाले साहब चाहते हैं बर्फ पिघले, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो वो एनर्जी लेगी, और जब वो एनर्जी लेगी, बर्फ एनर्जी लेगी, तो आसपास के एनवायरनमेंट को ठंडा कर देगी। तो कुल्फी वो दूध भर के जैसे ही कुल्फी उसमें ठूसता है, आसपास बर्फ में नमक डाल देता है। अब बर्फ क्या कहेगी कि मुझे तो पिघलना है, बर्फ क्या कहेगी? मुझे तो पिघलना है। अब बर्फ को पिघलने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से लेगी? आसपास से। आसपास कौन है? वो कुल्फी वगैरह वो जो भी है, तो उनकी एनर्जी लेगी और वो जल्दी जम जाएगी। अगर आपने कभी शादी ब्याह में देखा हो तो अगर वहां भीड़ लग जाती है, क्योंकि वैसे तो नहीं लगती, पैसे लेता है वो, शादी ब्याह में अगर वहां भीड़ लग जाती है, बहुत सारे लोग कुल्फी लेने आ जाते हैं, तो फटाफट नमक डालता है उसमें। जितना ज्यादा नमक डालेगा उतनी जल्दी बर्फ पिघलेगी, जितनी जल्दी बर्फ पिघलेगी वो आसपास की एनर्जी को कंज्यूम करेगा। कौन? बर्फ। और कुल्फी को ठंडा करके, मतलब उसकी एनर्जी भी लेगा और उसे जल्दी जमा देगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो उसका खर्चा बढ़ जाता है, बर्फ पिघलेगी तो और बर्फ लानी पड़ेगी, बट उसी से तो आपकी वो आइसक्रीम जमेगी। चलिए बच्चों, तो ये था आपका डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। चिंकी, हाँ भूमिका बोलो।
वेपर प्रेशर तो उसके भी कम करता है ना गुड़िया। वेपर प्रेशर जैसे नमक डाला आपने तो वेपर प्रेशर कम हो गए, राइट, वेपर प्रेशर कम हो गए। तो अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखो, बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखो, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि ये वो टेम्परेचर है जहां पे किसी के लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, राइट। किसी लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर, किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर जब उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएंगे, वो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है, राइट। जब उसके वेपर प्रेशर आप कम कर देते हो तो इसको इक्वेट करने के लिए वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, पहले के मुकाबले और कम करना पड़ेगा, तब उसकी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर बराबर होंगे। ओके, तो पूरा खेल वेपर प्रेशर का है, खेल अभी भी वेपर प्रेशर का है गुड़िया। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझनी होगी, तब आप इसको डिफाइन कर पाओगे। ओके, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। केबी का नाम बताओ, कृष मक्कर छुट्टी पे आज। केबी चारवी, केबी चारवी, केबी का नाम, नोटबुक देख रहे हो? केबी क्या कर रहे हो? केबी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या चिंकी दूसरा नाम इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या हाँ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। वैसे ही केएफ का नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है जी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये नाम है इसका। चलिए बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट देखिए अब जल्दी से देखिए, ओके जल्दी से देखिए। और आज डेल्टा टीएफ हमें वो भी करना है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। ओके जल्दी से बताइए, डेल्टा टीएफ केएफ एम की वैल्यू, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी ये डिफाइन करने के लिए हम लेंगे। चलो केएफ को डिफाइन करो, व्हाट डू मीन बाय केएफ? केएफ को डिफाइन करना है, चलो मीनाक्षी ने कहा तो वन ही मानेंगे। केएफ को डिफाइन करना है, तो जब मोलैरिटी 1 होगी, ओ प्रिया सुहाग, जब मोलैरिटी 1 होगी, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमने 1 ले ली, नहीं समझ में आया सर? अरे समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, मान लो 1000 ग्राम बेंजीन ले ली, 1000 ग्राम बेंजीन ले ली और इसमें यूरिया डाल दिया। कितने मोल? 1 मोल। और 1000 ग्राम यूरिया में, 1000 ग्राम बेंजीन में 1 मोल यूरिया। तो यूरिया की मोलैरिटी बताओ सर। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल है? सर 1000 ग्राम बेंजीन है, 1 मोल यूरिया है, तो इसकी मोलैरिटी हो गई 1 मोलर। इसकी मोलैरिटी 1 है। हमने क्या किया बच्चों? हमने क्या किया? पहले बेंजीन लिया, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट नापा, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया मान लो -4 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन का, प्योर बेंजीन का। फिर उसमें डाल दिया यूरिया 1000 ग्राम में 1 मोल यूरिया डाला, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आया -10 डिग्री सेल्सियस। पारस बताओ इसका केएफ कितना है? निधि इसका केएफ कितना है बेंजीन का? 6। क्यों? कितने का चेंज आया? सर -4 से -10 मतलब 6 डिग्री सेल्सियस घट गया में -6 शामिल है। घट गया, कितना घट गया? 6 घट गया, राइट। और 1 मोल मोलैरिटी 1 होने पर जितना कोई घटे, चंचल मोलैरिटी 1 है तब ये 6 घटा, तो यही आपका केएफ है। कितना घटा? डेल्टा टीएफ कितना है? 6 है सर, 6 है। मोलैरिटी कितनी है? 1 है, तो यही केएफ हो गया। तो केएफ को कैसे डिफाइन करोगे? केएफ कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा टीएफ ही होता है, तब एम की वैल्यू 1 हो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज नथिंग बट depression in freezing point when molality of solution is taken as unity। दोबारा रिपीट करता हूं सर दोबारा बोलो। मैं दोबारा बोल रहा हूं भाइयों बहनों, दोबारा बोल रहा हूं। केएफ क्या है? केएफ का नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
KF कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा TF होता है, तब M1 हो। सर इंग्लिश में बोलो, KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज नथिंग बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा TF का नाम है डिप्रेशन, कितने की कमी आई वही तो है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज नथिंग बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन टेकन एज वन, टेकन एज यूनिटी। जब मोलैलिटी 1 होगी तब जो डेल्टा TF आएगा वही KF होता है। किसका KF है? प्रिया सुहाग, KF किसकी वैल्यू है? प्रिया सुहाग, KF किसकी वैल्यू है? सॉल्वेंट की वैल्यू है, बेंजीन की वैल्यू है, राइट। बेंजीन की वैल्यू, बेंजीन का KF 6 है, ये देखो बेंजीन का KF मान लो 6 है, बेंजीन का KF 6 है, राइट। अल्कोहल का मान लो 10 है, तो इस बात से आप क्या समझे? बेंजीन का KF 6 है, अल्कोहल का 10 है, तो इस बात से आप क्या समझे? नहीं, अल्कोहल में, श्रुति अल्कोहल में ज्यादा आएगा। एक में बेंजीन था, एक में अल्कोहल था, दोनों में एक एक मोल कोई चीज डाल दी, वो घुल भी गई, दोनों को फ्रीज में ले जाके रख दिया। एक मोल था दोनों में, पर दोनों अलग अलग चीजें थी। हालांकि डिप्रेशन अमाउंट पे डिपेंड करता है, बट वो सब्सटेंस ही अगर बदल दिया तो अमाउंट पे तो डिपेंड करता है, बट वो सब्सटेंस ही अलग था। तो अब यहां पे इस पे भी तो डिपेंड करेगा कि उनमें डिप्रेशन कितना आया है। ओके, तो एक में बेंजीन, अल्कोहल, तो हमारे अल्कोहल में डिप्रेशन आएगा 10 का, वो जमेगा नहीं, वो जितने पे पहले जम रहा था उससे 10 नीचे पे जमेगा। बेंजीन जितने पे पहले जम रहा था 6 नीचे पे जमेगा, यानी ए देर में जमेगा, बी जल्दी जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये है बच्चों आपका। ओके चलिए, ये है, ये भी आपको आ गया शायद, ये भी आपको आ गया, ये भी आपको आ गया। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा बच्चों, वो देखनी है, और कल हम सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे, और हो सकता है कल 2 क्लास हो, संडे आप भी फ्री हो। फ्री का मतलब आपको सिर्फ घर बैठे बैठे 40-40 मिनट के 2 लेक्चर, बस इतना टाइम देना है बस। ओके, ऐसा नहीं है कि तैयारी करनी है, वो भी है, मैं मान रहा हूं आपको, बट ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो बेशक आप मत आना, ओके, या 24 घंटे में से अगर आप 18 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी बेशक आप मत लेक्चर लेना, बट उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए, उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, बायो वाले विद्यार्थियों बताओ ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप पढ़ते हो प्लांट। हाँ जी, बोलो। या देखो बच्चों, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यस, देखिए बच्चों, समझना आप इसे। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर नाम के टुकड़े करें तो सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल परमिट देने वाला मेम्ब्रेन, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो आधी चीज को जाने की इजाजत देती है, आधी चीज को जाने की इजाजत नहीं देती, उसे हम SPM कहते हैं। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वंशिका, छोटी सी बात है। जैसे छन्नी है, छन्नी चाय को जाने देती है, पत्ती को नहीं जाने देती, क्यों? क्योंकि उसमें जो होल हैं उनका साइज इतना है कि एक चीज तो उसमें से पास हो सकती है, दूसरी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी चीज का साइज बड़ा है, राइट। तो वही बात यहां है। तो SPM SPM कुछ और नहीं बल्कि एक छन्नी है, राइट। जैसे चाय छानने की छन्नी होती है वैसी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आधी चीज को जाने देगी, आधी चीज को नहीं जाने देगी। समझना बच्चों इसे। हमारे पास मान लो यहां पानी है, इस साइड भी पानी है, राइट। यहां से 100 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाते हैं, ओके। वहां से कितने आएंगे ये बताओ। यहां से 100 मॉलिक्यूल उस साइड चले गए, वहां से कितने आएंगे? 100 ही आएंगे, 100 ही आएंगे, क्योंकि पानी है, दोनों साइड सेम चीज है। तो इस साइड भी आपको 100 ही चीजें, 100 ही वाटर मॉलिक्यूल इस साइड आते दिखाई देंगे, ठीक है जी, ओके। हम क्या करते हैं, एक साइड सपोज नमक मिला देते हैं, NaCl मिला देंगे। अब NaCl जैसे ही अंदर जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ आकर बैठ गए क्योंकि ये पोलर है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ आकर बैठ गए क्योंकि ये पोलर है, राइट। उस साइड जाने वाले 100 ही हैं,
आने वाले कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? आने वाले। क्यों? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल उस NaCl के चारों तरफ जाकर बैठ गए। हमने कहा चलना नहीं है क्या? वो वर्ड नहीं, हम यहां सही है, मतलब अट्रैक्शन की वजह से कुछ मॉलिक्यूल ने मूवमेंट बंद कर दिया, राइट, या कम से कम मूवमेंट कम हो गया पहले से। ओके, तो आने वाले वहां से 80 है, जहां सो रहे हैं 80 रहे हैं, जहां सो रहे हैं 80 रहे हैं। नेट फ्लो 20 मॉलिक्यूल का है उस साइड। इसे ऑस्मोसिस कहते हैं, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज व्हाट? ऑस्मोसिस इज व्हाट? इट्स ए फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल। हाँ बोलो, आप बोलो, फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम। ओके, देखो बच्चों, मीनाक्षी, ये बहुत सारे इस पे बहस हम कर सकते हैं, और क्योंकि पारस ने भी यही जवाब दिया था, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब ये जो कंसंट्रेशन शब्द है ये भी अलग अलग हो सकता है। मतलब मैं यहां NaCl की कंसंट्रेशन की बात करूं, आप वाटर की कंसंट्रेशन की बात करो, पानी इस साइड ज्यादा है, इस साइड पानी और नमक दोनों है, तो हम कहेंगे पानी की कंसंट्रेशन कम है, यहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ओके, तो हम ना एक टर्म यूज करेंगे सोलवेंट। जो आप जो बोल रहे हो वो डेफिनेशन गलत नहीं है, बट हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलेंगे। वो क्या है? मैं भी गलत नहीं बोल रहा और आप भी गलत नहीं बोल रहे, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है। मेरे लिए इस साइड कंसंट्रेशन लो है, क्योंकि सिर्फ वाटर है, सोल्यूट तो है ही। इस साइड सोल्यूट और सोलवेंट दोनों है, तो हाई कंसंट्रेशन है इसके मुकाबले, क्योंकि मेरे लिए या हाँ जी, पहले तो ये बताओ, मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आपके लिए लो कंसंट्रेशन कहां है? अगर आप पानी को देख रहे हो तो दूसरे साइड, अगर मैं सोल्यूट को देख रहा हूं तो दूसरे साइड की मैं बात कह रहा हूं। तो 14,000। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हो, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो भी तो सही बात है ना। अगर हम सोल्यूट की बात करें, सोल्यूट के हिसाब से कंसंट्रेशन देखें, सोल्यूट के हिसाब से कंसंट्रेशन देखें, तो सोल्यूट इस साइड ज्यादा है, राइट। जनरली हम सोल्यूट को ही कंसंट्रेशन मानते हैं, सोल्यूट की ही कंसंट्रेशन देखते हैं। तो इस साइड हाई कंसंट्रेशन है, इस साइड लो कंसंट्रेशन है। ओके, तो आप जो डेफिनेशन है वो भी रखिए, पर मेरी भी डेफिनेशन सुनिए कि ऑस्मोसिस मैं गलत डेफिनेशन बोलूंगा, आपको इसमें गलती छाटनी है। डोंट वरी, वो सोलवेंट सोल्यूट वाली कोई गलती नहीं है इसमें, वो सही है। ओके, गलती छाटना, गलती बताना। ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। Osmosis is a flow of solvent particle from low concentration to high concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis. Flow of solvent particle from low concentration to high concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis. इस डेफिनेशन में क्या गलती है? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, सोलवेंट का लो कंसंट्रेशन से हाई, हाँ जी बोलो। नहीं, ये गलती नहीं है यार, इसी बात पे तो हम कह रहे थे कि कंसंट्रेशन का मतलब, देखो बच्चों, इसमें क्या गलती है जो मैं कह रहा हूं कि सोलवेंट का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। इसमें क्या गलती है कि जा तो सोलवेंट जा भी रहे और आ भी तो रहे हैं। सो गए 80 आए, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि वहां अगर जा रहे हैं तो आ भी तो रहे हैं। तो मुझे यहां डिफाइन करना है द नेट फ्लो ऑफ
द नेट फ्लो, मैं वो डेफिनेशन बोल रहा हूं जो आपकी बुक में है, बुक में है, मैं वो डेफिनेशन बोल रहा हूं। उसमें नेट वर्ड का कितना बड़ा महत्व है ये समझिए। द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। कुछ समझ में नहीं आई आपको ये बात यार? सॉल्वेंट और उसकी तो कहानी खत्म हो गई, हम उस पर बहस ही नहीं कर रहे। मैंने कहा कि आप भी सही हो, बट अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं इस साइड हाई कंसंट्रेशन है क्योंकि यहां सॉल्यूट है, यहां पे तो सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ पानी है, तो मेरे हिसाब से यहां लो कंसंट्रेशन है, तो मेरी बात भी सही है, मेरी बात भी सही है। इसको ना बहुत अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। कुछ लोग इसे एज ए प्रेशर ग्रेडियंट, राइट, फ्लो ग्रेडियंट, बहुत अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में, पर सारे विचार सही है, सारी बातें सही हैं। ओके, तो अगर मैं कहूं इट इज ए नेट फ्लो नहीं, फ्लो तो दोनों साइड हो रहा है, इट इज ए नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो आपको ये नेट वर्ड बोलना है, बस मैं ये चाह रहा हूं। आप चाहे कुछ भी बोलो पर इस नेट को खाना नहीं है, क्योंकि मूवमेंट दोनों साइड होता है। ओके, इट इज अ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है जी, इज नोन एज ऑस्मोसिस। ओके, अब जरा देखिए समझ में आई या नहीं आई बात यार? ऑस्मोसिस क्या है? नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉरी, डिफ्यूजन इससे एक अलग प्रक्रिया है। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट सोल्यूट दोनों मिक्स होते हैं, एक फ्लो नहीं करता, दोनों फ्लो करते हैं। जैसे जब आप एक गिलास पानी में नमक डालते हो तो नमक और पानी डिफ्यूज हो रहे हैं, ऑस्मोसिस नहीं है वो, राइट, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अगर कोई डाउट है तो बताओ। मैं फिर कह रहा हूं ये बहस का मुद्दा नहीं है कि सर जो हम कह रहे हैं वो गलत है क्या, मैं कह रहा हूं वो भी सही है, वो भी सही है। हाँ बताइए बच्चों। यार बोलते नहीं हो बच्चों आप, क्लियर है? हाँ जी, और कोई बोला? परमजीत आप यही हो ना हमारे साथ मेरे भाई? परमजीत जी, आर्यमान, यस, देखो, हाँ यस, थैंक यू भाई साहब। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर देखो अब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, ये एक बर्तन लिया और मान लेते हैं ये यहां तक नॉर्मल था और ये नीचे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, नीचे से, पूरे में नहीं। या थैंक यू आर्यमान भी आज हमारे साथ, आज का डेली रहता है वैसे लड़का। ओके चलिए, ये हमारे पास है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पूरे में नहीं, नीचे लगी है बस, ठीक है। यहां हम सॉल्वेंट लेते हैं, इस साइड सॉल्वेंट लेते हैं, इस साइड सॉल्वेंट, फिर उसमें सॉल्यूट डालते हैं। पहले दोनों चीज दोनों में बराबर जा रही थी, सॉल्वेंट जितना इस साइड जा रहा था उतना इस साइड जा रहा था, फिर हमने सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट डालने पर नेट फ्लो इस साइड हो गया, तो धीरे धीरे हमने देखा कि इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, इसका लेवल बढ़ रहा है। सर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आ कम रहे हैं, जा ज्यादा रहे हैं, तो ये घटता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। नहीं आया? आ गया, आ ज्यादा रहे, सॉरी जा ज्यादा रहे, आ कम रहे, तो इसका लेवल बढ़ता गया, राइट। हमने यहां पिस्टन लगा दिया, पिस्टन का काम क्या होता है कि जैसे ही प्रेशर आए तो ऊपर हो जाए, राइट, वो ऊपर जाने लगा क्योंकि यहां लेवल बढ़ रहा था, तो हवा कहां जाएगी? वो तो बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो पिस्टन ऊपर जा रहा था। हमने प्रेशर लगाया, हमने इस पे उल्टा दबाव बनाया और दबाव बनाकर इसे रोक लिया। निधि, अगर हमने अंशु का है, अंशु के दर्शन नहीं हुए, अंशु गुड़िया, राइट, ये बताओ, अगर हमने प्रेशर लगाकर निधि इसे यहां रोक लिया तो फ्लो रुक जाएगा या चलता रहेगा? निधि अंशु में से, हाँ, सवाल रिपीट करूं? ईशा, रुक जाएगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, अगर आपने इसे यहां रोक लिया रुक जाएगा। अंशु अपसेंट आ जाए, ओके यस, रुक जाएगा। क्यों रुकेगा जरा देखिए, इस साइड मूवमेंट हो रहा था, आपने ऊपर से फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या होगा? ये ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर ये ऊपर नहीं जा पाएगा तो ये उल्टा यहां जो चीज आ रही थी उसको आने नहीं देगा,
तो वो कम से कम फोर्स, वो कम से कम प्रेशर जो आपने लगाया जिससे ऑस्मोसिस रुक गया, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस रुक गया, आपने चाबी ऊपर से फोर्स लगाया, हिमांशी ऊपर से फोर्स लगाया, तनिष्का फोर्स लगाकर आपने इसे रोक दिया, पिस्टन ऊपर नहीं गया, शिवानी जैसे ही ऊपर नहीं गया यहीं रुक गया, चंचल, मुस्कान, स्नेहा ये यहीं रुका। यहीं रुकने का मतलब अब जब चीजें वहां से आ रही थी वो आ ही नहीं पाएगी यहाँ, क्योंकि जगह ही नहीं है यहाँ, ये ऊपर जा नहीं रहा, ऊपर जा रहा था तब तक जगह बन रही थी। तो वो प्रेशर जो आपने लगाया जिससे ऑस्मोसिस रुक गया उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। वो कम से कम प्रेशर विच इज नीडेड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, वो कम से कम प्रेशर जो चाहिए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। प्रीति लेफ्ट हो गई, प्रीति बोले हट, ये छोटी छोटी बातें हो रही है। प्रीति गुड़िया कहां चले गए आप? दोबारा देखो इसे, दोबारा देखो, वो दोबारा देखो, दोबारा देखो जल्दी से, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए। ये आपके पास था, ये एक बर्तन था, बर्तन था, बर्तन था, ये ऊपर एसपीएम नहीं है, नीचे एसपीएम लगा दी, राइट, इस साइड ज्यादा सामान जा रहा था, राइट, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ने लगा, इसका लेवल घटने लगा, राइट, ऊपर पिस्टन था, आपने ऊपर से फोर्स लगाया, फोर्स लगाकर इसे यही रोक दिया, राइट। रुकने का मतलब अब यहां से आना बंद हो जाएगी चीज, ये बंद हो गई मतलब फ्लो रुक गया सोलवेंट का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब ऑस्मोसिस रुक गया। वो प्रेशर जो आपने लगाया ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। बोलो ईशा यादव, द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। श्रुति जोर से बोलो। या लेट्स प्रूव, भूमिका प्रूव करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, राइट। एक काम और बचा है क्या, कि ये प्रूव करना कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है श्रुति? कोलिगेटिव, पलक, पारुल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वंश, जो चिंकी, जो अमाउंट पे डिपेंड करे, नेचर पे नहीं। हाँ, नेचर पे नहीं। चलिए प्रूव करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रूव करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रूव करते हैं, राइट। तीनों में ऐसा करते हैं, देखो ये भाई साहब जल्दी से देखना, समझ में आना चाहिए। अगर पूरे पे लगाएंगे तो क्या होगा, सोचो श्रुति। तो जो वो फ्लो है, जैसे हमने ऊपर भी लगा दी, जो पिस्टन है ना, पिस्टन उसके उस साइड से भी तो हवा निकलती रहेगी, मतलब हमें पिस्टन भी तो सेट करना है, सिंपल ये मान लो, पिस्टन भी तो लगाना है। ओके, पिस्टन की वजह से देखो, जल्दी से देखना बच्चों, जल्दी से देखना। पहले तो ये बताओ, पानी था दोनों साइड, 100 इस साइड जा रहे थे, 100 उस साइड से आ रहे थे। हमने नमक डाला, नमक 1 मोल डाला, 1 मोल नमक डाला, जा तो सो रहे हैं, आ सी रहे हैं। नेट फ्लो कितने का हो गया? 20। तो मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, नेट फ्लो 20 का हो गया, ये लिख दिया है, ठीक है। यहां पे सब कुछ सेम था, बट हमने नमक के 2 मोल डाले, 2 मोल, राइट। जा तो सो ही रहे थे यहां पे, पर आने वाले 60 थे, क्योंकि नमक ज्यादा होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ लिया उन्होंने अपने साथ। आने वाले उतने नहीं है, हाँ जाने वाले उतने ही है, आने वाले उतने नहीं है, जाने वाले उतने ही है, आने वाले उतने नहीं है, जाने वाले उतने ही है, उतने मतलब जितने पहले थे। तो नेट फ्लो कितने का हो गया? 40। मान रहे हो ना, अमाउंट बढ़ने की वजह से नेट फ्लो पे असर पड़ा, नेट फ्लो हो गया 40 का, राइट। यहां पे हमने और ज्यादा मोल कर दिए, नेट फ्लो हो गया 80 का, राइट। फिर हमने पिस्टन लगाया, तो बताइए कहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए? लास्ट वाले में, हाँ, क्योंकि फ्लो ज्यादा हो रहा था। यस परमजीत, सचिन, फ्लो ज्यादा हो रहा था, तरुण फ्लो ज्यादा हो रहा था, आर्यन फ्लो ज्यादा हो रहा था, कृष्णमक्कर नहीं है जो, आर्यमान फ्लो ज्यादा हो रहा था। उसे रोकने के लिए हमें प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्रिश, अरे आप यही हो, सॉरी क्रिश, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो अपोजिंग फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो यहां से प्रूव होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
ऑस्मोटिक प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करती है बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, पाई से, पाई वो मैथमेटिक्स वाला पाई। जैसा कि आपने कहा हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सचिन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल्स ज्यादा होंगे तो हमें ज्यादा प्रेशर, अपोज प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। एक और फैक्टर है यहां जो डिसाइड करता है, पाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो जो यहां प्रेशर बन रहा है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ गैस का प्रेशर बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो भी आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हुए तो भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करता है, मानते हो ना। अगर मान लो कोई टेम्परेचर ज्यादा है तो अंदर की गैस का प्रेशर ज्यादा है, अंदर जो भी है उसका प्रेशर ज्यादा है, तो अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा ही लगाना पड़ेगा वहां, राइट। या फिर ये कहो कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सर पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए चाहिए। ऑस्मोसिस क्या है? नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ये है। अब इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n into t एंड पाई इज n नहीं, यहां कंसंट्रेशन करो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा है और सोलवेंट अगर बहुत ज्यादा है तो उसका असर कम ही रहेगा। यहां कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी आपको, कंसंट्रेशन C into t एंड पाई इज इक्वल टू RCT। सर ये R क्या है? R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और प्यारे बच्चों ये R वही है जो PV इक्वल टू nRT में था, PV इक्वल टू nRT में था, ये R वही है। C की बात करें तो कंसंट्रेशन होता है 1 लीटर में कितने मोल है। मान लो V लीटर में n मोल है, 1 लीटर में n/V होंगे, और यही कंसंट्रेशन होती है। यानी कंसंट्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं R into n/V into T। बोर मत होना, पूछ लेना, ये नहीं कि सर आप अपने आप करते जा रहे हो। पाई V इज इक्वल टू nRT, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है। बोलो क्या पूछना है अब इसमें से? बोलिए बच्चों क्या पूछना है? क्या पूछना है? बोलिए बच्चों क्या पूछना है? नहीं पूछोगे कुछ भी? श्रुति पूछोगे? ये वाला? चलो ये लो भैया, ये बात समझ में नहीं मुझे, n हटाकर C क्यों किया हमने? या नंबर ऑफ मोल्स नहीं, कंसंट्रेशन देखनी है। हो सकता है वहां मोल बहुत सारे डाले हो पर सोलवेंट भी बहुत सारा हो, राइट, तो ये बात गलत हो जाएगी वहां। तो कंसंट्रेशन हमें देखनी है। चलिए, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब तो बहुत सारे होते हैं। जनरली कंसंट्रेशन का मतलब होता है 1 लीटर में कितने मोल हैं, मतलब मोलैरिटी को जनरली हम कंसंट्रेशन कहते हैं। हालांकि मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन ही होती है। इन जनरल हम कहते हैं 1 लीटर में जितने मोल वो कंसंट्रेशन, 1 लीटर में जितने मोल वो कंसंट्रेशन। जनरली हम ये कहते हैं 1 लीटर में जितने मोल वो कंसंट्रेशन, राइट। मान लेते हैं वहां हमने V लीटर सॉल्यूशन लिया और उसमें n मोल थे, तो V लीटर में n मोल, 1 लीटर में n/V, और 1 लीटर में जितने मोल वही तो कंसंट्रेशन कह रहे हो आप। तो C की जगह क्या रख सकते हैं? पाई इक्वल टू R इंटू n/V इंटू T। तो V को उस साइड लेके जाओगे, पाई V इज इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT वाली कहानी हो गई। समझ गए बच्चों? या चलिए, अब 4 मिनट है हमारे पास। ओके, 4 मिनट है, जल्दी से मुझे कुछ बताइए बच्चों, मुझे कुछ बताइए। चलिए चीज देखिए, ये पानी था, ये भी पानी था, बराबर था दोनों, राइट, दोनों में बराबर पानी था, ओके, दोनों में बराबर पानी था। समझिए, हमने इसमें 1 मोल चीनी ऐड की, C12H22O11,
पानी बॉयल हुआ 102 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 102 पे। पानी की चीनी की वजह से हमने इसमें 1 मोल NaCl ऐड किया और ये बॉयल हुआ 104 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ जब दोनों में 1 मोल था तो बॉइलिंग पॉइंट मीनाक्षी अलग अलग क्यों है? हाँ शाबाश गुड़िया। और बच्चे बताओ। देखो भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है। परमजीत बोर हो रहे हो मुझे? नहीं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है 102 और 104 बॉइलिंग पॉइंट। गुड़िया अरे बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है मान लिया, बट इंक्रीज तो देखो, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, यहां 2 का चेंज आया जब हमने 1 मोल ये डाला, राइट, और जब 1 मोल ये डाला तो 4 का चेंज आया। तो जो चेंज है वो तो कोलिगेटिव है। चेंज यहां ज्यादा क्यों है भूमिका? चेंज यहां ज्यादा क्यों है ईशा? बोल लो बच्चों, 4 भी चेंज ज्यादा क्यों है? तरुण ने पहले ही बोला था एक दिन, यस, हाँ यस, क्योंकि NaCl पानी में जाकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया। ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। इसका मतलब आपने 1 मोल कोई चीज डाली थी पर वो 2 मोल बन गई ना अंदर जाकर। आपने 1 मोल NaCl डाला तो 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव बन गया। तो आपने ऐड 1 मोल की पर हुई वो 2 मोल। अमाउंट पे डिपेंड करता है, नेचर पे तो डिपेंड करता नहीं। तो अमाउंट तो यहां सोल्यूट का 1 और 1 2 मोल है। आपने बेशक 1 मोल सोच के डाला होगा, राइट। यहां पे चीनी कितनी है? 1 मोल। तो जो ऐड किया वो 1 मोल ही है, तो चेंज कम आएगा। यहां जो ऐड किया वो टूटकर डबल हो गया, तो चेंज डबल आया ना। कुछ नहीं समझ में आया? ओके, ये बताओ अगर हमारे पास इसमें कैल्शियम क्लोराइड होता तो चेंज कितने का आता? 102, 104 या 104 से भी ज्यादा? हाँ 104 से भी ज्यादा, बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूटेगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो कितने पार्टिकल बन गए वहां अंदर जाकर? हाँ बोलो, कितने पार्टिकल बन गए? 3। तो जो चेंज है वो ट्रिपल देखने को मिलेगा इसके मुकाबले। ओके बच्चों, राइट। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है वान टॉप फैक्टर। तो ये मैं आपको वीडियो भेजूंगा और आपको बताना है कि मतलब उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे वान टॉप। और अब तक जितनी भी है, तो कल जो क्लास रहेगी वो स्पेशली आपके न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग रहेगी। जो भी आपके न्यूमेरिकल है वो आप बताइए। थैंक यू।